नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नागरिकों की सतर्कता से बची 2 जिंदगियां, लोगों से अपील, मानसिक तनाव और नशे से रहें दूर। बिलासपुर से उठी गौ को राजमाता बनाने की मांग, शिवसेना का बड़ा अभियान। पोला पर्व पर सज धज कर दौड़े बैल, प्रतियोगिता में उमड़ा ग्रामीणों का उत्साह। फिर से डीईओ पद पर वापसी की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा प्रशासनिक तबादलों में दखल नहीं। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पिछले 2 दिनों में बिलासपुर में ऐसी 2 घटनाएं घटी जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज का युवा किस मानसिक दबाव, अकेलेपन और निराशा से गुजर रहा है। लेकिन साथ ही ये घटनाएं यह भी बताती हैं कि यदि समाज में कुछ लोग संवेदनशील, जागरूक और तत्पर हों तो किसी की डूबती जिंदगी को भी बचाया जा सकता है। पहली घटना राम सेतु पुल की है, जो शनिवार की रात 10:25 पर घटी। संगीता बंजारे नाम की युवती को पुल पर संदिग्ध हालत में पाया गया। मौके पर मौजूद मिक्की मिश्रा ने न सिर्फ तुरंत उसे सकुशल बचाया, बल्कि थाना सरकंडा प्रभारी नीलेश पांडे को सूचना देकर 15 मिनट में पुलिस बल मौके पर बुलवा लिया। समय पर की गई ये कार्रवाई एक बड़ी अनहोनी को टाल गई। दूसरी घटना अगली ही रात करीब 2:30 बजे इंदिरा सेतु पुल पर हुई, जब एक युवक शराब के नशे में अपनी बजाज एवेंजर बाइक को पुल पर छोड़कर नदी में कूद गया। मिक्की मिश्रा को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने तुरंत ही श्री हनुमान सेवा समिति राम सेतु चौक के साथियों को एकत्र किया और घटनास्थल पर पहुंचे। युवक को काफी समझाने के बाद भी जब वह नहीं माना, तब 2 साथी नदी के दूसरे छोर से तैरते हुए उसके पास पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाए। युवक ने बताया कि वो व्यापार में घाटे और पारिवारिक विवाद से टूट चुका था और आत्महत्या करना चाहता था। मिक्की मिश्रा द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और सिविल लाइन थाना की टीम मौके पर पहुंचकर युवक को थाने ले गई। ये दोनों घटनाएं हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है कि नशा, मानसिक तनाव और अकेलापन आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन चुके हैं। लेकिन साथ ही ये उदाहरण हमें ये भी सिखाते हैं कि यदि समाज में कुछ लोग जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार बने रहे तो किसी की भी जान बचाई जा सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। आज के समय में इंटरनेट और मोबाइल के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को इन अपराधों से बचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और पुलिस विभाग ने मिलकर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत एक मोबाइल डिजिटल वैन प्रदेश भर में घूमेगी और लोगों को जागरूक करेगी। रविवार को डिजिटल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मोबाइल वैन में बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि कैसे साइबर अपराधी लोगों को धोखा देते हैं और उनसे पैसा ठगते हैं। साथ ही यह भी समझाया जाएगा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, OTP या पासवर्ड किसी को ना बताएं और किसी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें। वैन शहर के विभिन्न क्षेत्रों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाएगी। लोगों को मौके पर ही सवाल पूछने और जानकारी लेने का मौका मिलेगा। पुलिस और बैंक अधिकारियों का मानना है कि जागरूकता ही साइबर अपराध रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक ने कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। डिजिटल बैंकिंग बढ़ने के साथ साइबर जोखिम भी बढ़ रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से लोगों को सतर्क रहने और सही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने यह भी कहा कि लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि कई मामले सिर्फ लापरवाही और जानकारी की कमी से होते हैं। ये भारतीय स्टेट बैंक और छत्तीसगढ़ सरकार
के द्वारा लिया गया ये पहल है, जिसके तहत ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद है सावधानी ही सतर्कता है। जितना सावधान हम रहेंगे साइबर अपराधों से, उतना ज़्यादा अपने आप को हम सुरक्षित रख पाएंगे। स्टेट बैंक के रूप में हम सदा ही इसके लिए तत्पर हैं कि ग्राहक जागरूक हो, वह अपने किसी भी तरह के गोपनीय इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, और किसी भी धोखाधड़ी की अवस्था में 1930 जो हमारा राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें। ये सावधानी ही सतर्कता है, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमें अपने छत्तीसगढ़ हमारे नागरिकों को बताना हमारा मकसद है। धन्यवाद। साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता जो है वो समय की मांग है। वर्तमान समय में अनेक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के साइबर अपराध की ठगी के चंगुल में फंस जाते हैं, जिनसे उनकी आर्थिक क्षति होती है, मानसिक क्षति होती है। इसलिए SBI बैंक के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध की विरुद्ध जागरूकता का रथ यहाँ पर रवाना किया गया है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, किसी भी अनजान नंबर, अनजान लिंक इनके इंटरटेन ना करें, तथा यदि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी अगर उनके साथ होती है तो तत्काल राष्ट्रीय जो टोल फ्री नंबर है 1930 उसमें संपर्क करें तथा निकटतम थाने में संपर्क करें। पिछले कुछ वर्षों में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़े हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, UPI पेमेंट, फर्जी कॉल, बैंक अकाउंट हैकिंग जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। कई लोग जानकारी के अभाव में ठगों के शिकार हो जाते हैं। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले लोग ऐसे अपराधों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अंत में अधिकारियों ने अपील की कि अगर कोई संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक आता है तो तुरंत पुलिस या बैंक से संपर्क करें। किसी भी हालत में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, OTP या पासवर्ड किसी को ना दें। यह अभियान आने वाले दिनों में जिले के कई क्षेत्रों में पहुंचेगा। उम्मीद है कि इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और साइबर अपराधों पर रोक लगेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। बिलासपुर जोन, जो माल ढुलाई के सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला जोन माना जाता है, आजकल नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि माल गाड़ियों की धुनाई बिना किसी मानक पालन के की जा रही है। रविवार को बिलासपुर से गुजरी एक माल गाड़ी का नजारा चौंकाने वाला था। पूरी गाड़ी ऊपर से ढकी नहीं थी। नतीजा, कोयला, खनिज और अन्य सामान खुले में उड़ते रहे। यह सिर्फ प्रदूषण नहीं फैला रहा, बल्कि आसपास की खेती किसानी को भी बर्बाद कर रहा है। खुले में उड़ती धूल फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। इतना ही नहीं, यह लापरवाही चोरी का भी बड़ा कारण बन रही है। खुले डिब्बों से सामान गायब होना आम बात हो गई है। हैरानी की बात यह है कि रेलवे प्रशासन की आंखों के सामने यह सब हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सवाल उठता है, क्या मुनाफे की लालच में नियम और सुरक्षा को पूरी तरह भुला दिया गया है? अब वक्त आ गया है कि इस खतरे पर लगाम कसी जाए, वरना आने वाले समय में यह सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका और आम जनता की सेहत के लिए भी बड़ा संकट बन जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा स्वदेशी गायों को राज्य माता का दर्जा दिए जाने के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में आवाज बुलंद हो रही है। शिवसेना ने यहां एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है गायों को छत्तीसगढ़ में भी राज्य माता का दर्जा दिलाना। इस अभियान को प्रदेश भर में व्यापक समर्थन मिल रहा है और अब तक बिलासपुर में ही 50,000 से अधिक लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। महाराष्ट्र में देसी गायों को राज्य माता घोषित करने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इसी तर्ज पर कदम उठाने की मांग जोर पकड़ रही है। शिवसेना ने बिलासपुर से इस अभियान की शुरुआत की है। जगह जगह कैंप लगाकर लोगों से हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य गायों को सम्मान और सुरक्षा देना है, ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार करने से पहले लोग 100 बार सोचें। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के लिए और बिलासपुर संभाग से
लगभग 50,000 से ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं और हम लोग लक्ष्य रखें कि 1 लाख से ऊपर हस्ताक्षर सीएम के पास जाए और पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 10 से 12 लाख का हस्ताक्षर का अनुमान रखे हैं। ये मांग कर रहे कलेक्टर साहब बीच में वो भी किए थे कि जो मालिक है उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि जब तक गौ माता अपने को दूध देती है तब तक अपने घर में बांध के रखते हैं या चारा खिलाते हैं, उसके बाद जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो वो बाहर छोड़ देते हैं। तो इसमें भी कार्रवाई हो। बीच में मेरी बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला जी से भी बात हुई थी, तो वो उन्होंने भी कहा कि बोले भी हम लोग गौठान की बात कर रहे हैं, हर विधानसभा में एक गौठान हो और उनके चारे की व्यवस्था जो है महिला समूह के द्वारा जो गौचर जमीन है उसमें चारे की व्यवस्था उगा करके वो गाय को चारे की व्यवस्था दे, जिसमें उनको रोजगार भी मिले महिला समूह को। आज हमारी शिवसेना की बैठक में हमारा यह उद्देश्य था, जिस प्रकार महाराष्ट्र में जब हमारी शिवसेना की सरकार थी तो महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया। हम लोग फिर से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं उसमें हम लोग पुरजोर मांग कर रहे हैं कि यह हमारी मांग शीघ्र ही पूर्ण की जाए। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में ये गौ माता को लेकर के ये महा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा लक्ष्य कम से कम 15 से 20 लाख का है, जिसको हम ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारा मांग ये है सरकार से कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, जो गौ माता के लिए एक अलग से गौशाला कि एक अलग से प्रावधान किया जाए, उसको चराने के लिए उसके खाने के लिए एक वहाँ कलेक्टर दर पे वहाँ आदमी नियुक्त किया जाए, जिससे उसका रख रखाव अच्छे से हो सके। शिवसेना का कहना है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले, ब्लॉक और गांव-गांव जाकर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। बिलासपुर जिले से 1 लाख लोगों का समर्थन जुटाकर राज्य सरकार के सामने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। शिवसेना का दावा है कि इससे न सिर्फ गायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि किसानों को भी इससे कई स्तरों पर लाभ मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के सकरी बेलमुंडी नेशनल हाईवे पर हुई एक दर्दनाक घटना में तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे 5 गौवंशों को टक्कर मार दी, जिससे 4 की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वाहन चालक मौके से फरार है। यह हादसा न सिर्फ वाहन चालक की लापरवाही का नतीजा है, बल्कि यह प्रशासन की सतर्कता की कमी और हाईवे पर पशु नियंत्रण व्यवस्था के अभाव को भी उजागर करता है। तेज रफ्तार में वाहन चलाना, विशेषकर रात के समय, बिना ध्यान दिए कि आगे क्या है, यह लापरवाही न केवल जानवरों की जान ले रही है, बल्कि इंसानी जिंदगी को भी खतरे में डाल रही है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे संवेदनशील मार्गों पर चेतावनी बोर्ड, गति सीमा के संकेत और रात्रिकालीन गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि न सिर्फ निर्दोष पशु सुरक्षित रहें, बल्कि यातायात भी सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड के पास कश्यप कॉलोनी जाने वाले मार्ग की हालत ऐसी है मानो सड़क नहीं बल्कि मौत का खुला न्योता हो। इस सड़क के नीचे बहने वाले नाले के ऊपर बनी सड़क पिछले 6 महीनों से धंसी हुई है, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन चुका है, जिस पर लोहा बिछाकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी गई है, जो अब धंसते जा रहा है। थोड़ी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। इस जानलेवा गड्ढे पर स्टॉपर लगाकर मानो चेतावनी देना ही समाधान बन गया हो। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी स्वच्छता के नाम पर पुरस्कार जरूर मिल गया है, लेकिन जमीनी हकीकत में कश्यप कॉलोनी की यह सड़क स्मार्ट गड्ढे और कचरे का सबसे जीवंत उदाहरण बन चुका है। दिन में खतरा कम नहीं, लेकिन शाम के समय दुकानों की भीड़, सड़क पर खड़ी बाइकें और बढ़ता ट्रैफिक हालात को और बदतर बना देता है। इस गड्ढे में गिरने का खतरा हर रोज बना रहता है। लगता है कि प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, तभी मरम्मत का काम शुरू हो। इतना ही नहीं, सफाई के नाम पर मिले अवार्ड की पोल भी यही खुल जाती है। कश्यप कॉलोनी के चारों ओर फैली गंदगी देखकर समझ आता है कि पुरस्कार कागजों में मिला है, जमीन पर नहीं। जनता त्रस्त है, लेकिन व्यवस्था मौन है।
एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में पोरा पर्व के अवसर पर आदर्श युवा मंच द्वारा स्वर्गीय श्री चंद मनुज की स्मृति में आयोजित परंपरागत बैल दौड़ और सजा सज्जा प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया। यह आयोजन लगातार पिछले 25 वर्षों से हो रहा है और अब तक यह केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव का भी रूप ले चुका है। शनिवार की शाम लाल बहादुर शास्त्री शाला मैदान में बैल दौड़ प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला मौजूद रहे। दोनों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल लुप्त होती परंपराओं को जीवित रखने के साथ साथ नई पीढ़ी को खेती किसानी में बैलों की अहमियत समझाने का बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने कहा कि बैल केवल एक पशु नहीं बल्कि किसान के सच्चे साथी और उनकी मेहनत के प्रतीक है। ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो आने वाली पीढ़ियों को हमारी परंपरा से जोड़ता है। सुशांत शुक्ला ने कहा कि सरकार ऐसे पारंपरिक आयोजनों को बढ़ावा दे रही है और आगे भी सहयोग करती रहेगी। आदर्श युवा मंच द्वारा लगभग 25-26 सालों से लगातार छत्तीसगढ़ का महापर्व लोक पर्व पूरा में बैल सज्जा और बैल दौड़ का आयोजन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। ये परंपरा है। पहले यही बैल की जोड़ी 25 से 30 बैलों की जोड़ी आती थी, यहाँ बहुत बड़ा माहौल रहता था, पर धीरे धीरे अब बैलों का उपयोग खेती में कम होने लगा है। फिर भी परंपराएं चालू हैं। जब खेती किसानी में धान लग जाता है, रुपाई हो जाती है, तब किसानों की पूजा, उनके नहला धुला के उनकी पूजा की जाती है। उन्हें धन्यवाद दिया जाता है नंदी बैल को कि आपने हमारी खेती किसानी अच्छे से की और आने वाले समय में फसल अच्छे से हो। इनके साथ उनका भी हमारे जो पशुधन है उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है। पोला तिहार विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, ये कहें कि दशकों से मनाया जा रहा है। ये अपने आप में अद्वितीय आयोजन है और छत्तीसगढ़ की लोक पर्व को इस उदाहरण के साथ मनाना और अपनी संस्कृति को जिंदा करना, इसके लिए आदर्श युवा मंच का धन्यवाद का पात्र है। रौनक दिखती थी वो थोड़ी सी कम नजर। देखिए, वैश्वीकरण के इस युग में या विकासवाद के इस युग में हम गाँव को छोड़ रहे हैं। ये आयोजन गाँव से शहर को जोड़ने का प्रतीक नहीं, ये आंदोलन है। कार्यक्रम में बैल लेकर पहुंचे किसानों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि ये आयोजन उनके लिए बेहद खास होता है। न केवल बैलों की सुंदरता प्रदर्शित करने का मौका मिलता है बल्कि आपसी मेल जोल और पारंपरिक संस्कृति को सहेजने का अवसर भी मिलता है। कई किसान तो वर्षों से इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में बैलों की दौड़ के साथ साथ उनकी साज सज्जा की प्रतियोगिता भी हुई। रंग बिरंगे कपड़े, घंटियों और पारंपरिक आभूषणों से सजे बैल आकर्षण का केंद्र बने रहे। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाया। और बैल है का ये? हाँ। कितने साल से दौड़वा रहे हो उसको? 10 साल 10 साल से आ रहे हो। कभी अच्छा पाए हो, इनाम पाए हो इसमें? यहाँ 25 साल 25 साल से आ रहे हो। कभी पुरस्कार पाए हो दौड़ में? पहले और आज में क्या फर्क है? पहले कैसे होता था? पहले भी ऐसी होता था, अभी भी हो रहा है। अभी तो पूरा कीचड़ हो गया है यार। अभी तो आज कीचड़ तो सब दिन का है। अच्छा। पहले कितना जोड़ी आते थे? पहले तो 50 जोड़ी आता है। और आज कितना जोड़ी? आज 11 ठो। अच्छा, ये अच्छा लगा, मजा आया? पुरस्कार मिला? पुरस्कार मिला है ना। आयोजन के संयोजक और आदर्श युवा मंच के अध्यक्ष महेश दुबे ने बताया कि 1970 के आसपास सनीचरी क्षेत्र बैल दौड़ के लिए प्रसिद्ध था। सन 2000 से आदर्श युवा मंच ने इस परंपरा को स्वर्गीय श्रीचंद मनुज की स्मृति में नियमित रूप से शुरू किया। तब से लेकर अब तक ये प्रतियोगिता हर साल पूरा पर्व पर आयोजित की जाती है। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होते बल्कि नई पीढ़ी को खेती-बाड़ी और पशुपालन के महत्व को समझाने का काम करते हैं। आज जब कृषि में मशीनों की भूमिका बढ़ रही है तब बैलों की अहमियत बताना बेहद ही जरूरी है। धान की खेती के बाद हरेली के दिन अस्त्रों की पूजा होती है, जो कुदाली, फावड़ा, हल जिनसे खेती की जाती है, और फिर उसके बाद बैलों की पूजा पोरा के दिन की जाती है।
फिर माताएं अपने तीजा मनाएंगी। मैं आदर्श युवा मंच को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज 29 सालों से लगातार इस परंपरा को सहेज के रखे हैं और छत्तीसगढ़ शासन जो पिछले 5 साल में लगातार भूपेश बघेल की सरकार में परंपरा कायम थी, मैं चाहूँगा कि और कुछ आप करें ना करें, इन परंपराओं को सहेजने का काम जरूर शासन को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व पोला का 25वां वर्ष आदर्श युवा मंच द्वारा श्री चंद मनुजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इसमें बैल साज सज्जा प्रतियोगिता होती है, बैलों की दौड़ भी होती है। पहले एक समय था जब यहाँ 25 जोड़ी, 30 जोड़ी, 40 जोड़ी बैल आते थे, पर अब बाजारीकरण के चलते बैल भी लुप्त होते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे आप बैल नहीं मिलते हैं। हम इस आयोजन को सिर्फ इसलिए कराते हैं कि जो नई पीढ़ी हो जाने कि बैल हमारे जीवन में क्या उपयोगी था, इस उद्देश्य को लेकर हम इस प्रतियोगिता कराते हैं। अब प्राथमिकता देते हैं कि जो बच्चे लोग हैं इसको जरूर देखने आए। अब भारी तादाद में लोग देखने आते हैं। मौसम की खराबी, मैदान की अवस्था होने के बावजूद लोग अपनी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए हमें जो सहयोग करते हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। पोरा पर्व का ये पारंपरिक आयोजन किसानों की मेहनत, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। आदर्श युवा मंच ने इसे जीवित रखकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर सहेजने का काम किया है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के बाजारों में मिट्टी से बनी गणेश जी की आकर्षक मूर्तियां सजकर तैयार हो चुकी हैं। इस बार बाजार में 1 फीट से लेकर 8 फीट तक की मूर्तियां उपलब्ध है, जिनकी कीमतें 100 रुपए से लेकर 8,000 तक बताई जा रही है। इन मूर्तियों की आपूर्ति नागपुर, रायपुर और उड़ीसा जैसे शहरों से की जा रही है। मिट्टी के गणेश की मांग हर साल की तरह इस बार भी अधिक है, लेकिन इस बार मूर्तियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। मूर्तिकारों के अनुसार मिट्टी की कीमतें बढ़ने के कारण उन्हें मूर्तियों की लागत में बढ़ोतरी करनी पड़ी है। साथ ही परिवहन खर्च और कच्चे माल की महंगाई ने भी मूर्तियों के दामों पर असर डाला है। स्थानीय मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार बाजार में इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग ज़्यादा है, जिससे लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी मिट्टी की मूर्तियां बेहतर मानी जाती हैं, क्योंकि उनका विसर्जन नदियों और तालाबों को प्रदूषित नहीं करता। पंडाल सजाने वाली समितियां भी इस बार अधिकतर बड़े आकार की मूर्तियां पसंद कर रही हैं, जिससे कलाकारों को नई डिजाइनों में काम करने का अवसर मिल रहा है। हालांकि कुछ मूर्तिकारों को शिकायत है कि लागत बढ़ने के बावजूद ग्राहक पुराने दामों पर मूर्तियां खरीदना चाहते हैं, जिससे उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है। गणेश जी की मूर्ति लाए हैं, इस बार नागपुर से लाए हैं, महाराष्ट्र लाए हैं, कलकत्ता से लाए हैं और मट्टी की मूर्ति है पूरे। रिस्पॉन्स ठीक है। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस बंद हो गया है, अब मूर्ति मस्त बना रहे हैं इधर भी, और कलकत्ता और नागपुर का तो मस्त है मूर्ति रहता है। हर बार वहीं से आते हैं? हाँ, हर बार वहीं से आता है। और ग्राहक जो पिछले साल नहीं ला पाए थे वो सब मूर्ति के लाए हैं, जैसे बाल रूप है, ढोलक वाला है, शंख वाला है, ये सब लाए हैं। डेकोरेशन का सामान है, पीछे का इसका बनाए हैं, उसको रखे हैं। और बहुत सारी मूर्ति अलग अलग राज्य से आती है, जैसे कि महाराष्ट्र से है, बहुत सारी महाराष्ट्र मूर्ति है जो बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। अधिकतर मूर्ति जैसे कि जो लोकल मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति वर्तमान में बन रही है, तो मिट्टी की बहुत सारी मूर्ति में जो शाइनिंग है वो आपको देखने मिल जाएगा। तो उस मिट्टी के जो बनावट है देखकर, शाइनिंग देखकर, ये सब देखकर मूर्ति लेते हैं। और बहुत सारी मूर्ति बहुत सारी अच्छी यहाँ मिलती है। कैसा मनाते हैं गणेश? बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में तो गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से मनाते हैं। बिलासपुर में आप हर जगह देखेंगे बहुत भव्यता के तहत गणेश जी की मूर्ति बैठाई जाती है। हालांकि घरों में छोटी गणेश मूर्तियाँ बैठाते हैं, जिससे अच्छे से उसकी सेवा कर सके। बाकी बाहर तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बैठती हैं। त्योहार का उत्साह बाजारों में साफ नजर आ रहा है। गणेश जी की मूर्तियों के अलावा सजावट का सामान, पंडालों के लिए डेकोरेशन मटेरियल और पूजा की वस्तुओं की बिक्री भी तेज हो रही है। दुकानदारों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिक्री और बढ़ेगी। हालांकि इस बार मूर्तियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मूर्तिकारों के अनुसार मिट्टी और अन्य कच्चे माल की कीमत बढ़ गई है, साथ ही परिवहन खर्च भी पहले से ज्यादा हो गया है। यही कारण है कि मूर्तियों की लागत बढ़ी है और इसका असर सीधे कीमतों पर पड़ा है। मूर्ति अभी लोकल भी है, बाहर की भी है। अब ग्राहकों की पसंद जिसको पसंद करे। और ये सब मिट्टी की मूर्ति, पीओपी बिल्कुल नहीं अपने पास। पीओपी है मार्केट में,
लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो सूक्ष्म निगाह से तब आपको समझ में आएगा इस रूट पे पूरी बृहस्पति और लाइन में और बृहस्पति में जैसा मूर्ति है ना, छोटा बड़ा वैसा भाई 300 का है, 400 का है, 500 का है, 1500 का है, 2000 का है, ये रेट है अभी। और पेवर मिट्टी है, इसमें मिक्स नहीं है कि पीओपी मिक्स करके बनाते हैं वैसा नहीं है, या पीओपी का जैसा लेप लगाते हैं वैसा नहीं है। यहाँ तो भैया लोग मिट्टी के पहले खोजना सबसे पहले, और जो वहाँ से मूर्ति अलग आया है फिनिशिंग वाला, वो बाहर का जैसे आपका महाराष्ट्र का हो गया और इधर जबलपुर तरफ का हो गया। अब यहाँ का लोकल भी यहाँ कुम्हारपाड़ा से और करबला उर्बला जितना भी है आसपास के क्षेत्र में जो भी बनाते हैं वहाँ से हम लोग लेके आते हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन लोग घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की मूर्तियां स्थापित कर पूजा अर्चना करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर प्रेस क्लब में शनिवार को प्रगतिशील लेखक संघ की स्थानीय इकाई और प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में महान व्यंग्यकार हरीश शंकर परसाई की स्मृति में एक भावपूर्ण रचना गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसने साहित्य प्रेमियों को गहराई से छुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर मुरली मनोहर सिंह ने परसाई जी के रचनात्मक अवदान पर सार गर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने परसाई की लेखनी को आम जन की आवाज बताते हुए उनके व्यंग्य को सामाजिक चेतना का आईना बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद M.K. मिश्रा ने की, जिन्होंने परसाई को आधुनिक साहित्य का जरूरी हस्ताक्षर कहा। इस अवसर पर आयोजित कविता गोष्ठी ने माहौल को साहित्यिक भावनाओं से भर दिया। गोष्ठी में डॉक्टर अशोक शिरोड़े, राजेश अग्रवाल, रईसा बानो, अलका राठौर, निहारिका तिवारी, देवेंद्र गोस्वामी और शम्मी कुजूर जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं का प्रभावशाली पाठ कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। परसाई जी पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम सब प्रोफेसर मुरली मनोहर सिंह को सुनने आए हैं और उनका अच्छा अध्ययन भी है, और वे जब बोलते हैं तो हमको लगता है हम सुनते रहें। तो आज जब हम अपने ऐसे साथी को याद कर रहे हैं जिनसे हमने लिखना सीखा, जिनसे हमने समाज को समझने की तमीज़ सीखी, उनको पढ़कर भी, उनके नज़दीक रहकर भी, उनसे मिलकर भी, उनसे बातें कर कर भी, ऐसा कम होता है कि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और कोई ऐसा पुरोधा अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ जाए। परसाई इसी तरह से मेरी और हम सब की ज़िंदगी में आए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है परसाई को, वो पढ़ने की कोशिश करें। चलते चलते हम आ गए हैं उस जगह जहां एक पोस्टर तक का जीवन खतरे में है। चलते चलते हम आ गए हैं उस जगह जहां एक पोस्टर तक का जीवन खतरे में है, और सबको अंदाजा हो जाता है कि मनुष्यों का जीवन और ज्यादा खतरे में पड़ चुका है। इस कविता के दो उदाहरण, दो प्रकरणों को लेते हुए मैं बात करूंगा। हम लोग जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो कहा जाता था कि जेएनयू की दीवारें पढ़ा दिया करती हैं। अब आप समझिए कि जेएनयू की दीवारें कैसे पढ़ा दिया करती थी। निश्चित रूप से वहां पर लगे हुए स्लोगन, वहां पर लगे हुए पोस्टर्स, वहां पर लगे हुए वो नारों के नारे, लिखे हुए नारे आपकी चेतना बढ़ाते थे। पत्नी की व्यथा का बखान क्या कहूँ, दर्द में डूबी हुई बात को क्या कहूँ, आंखों में अश्क बहती हैं, दिल में खौफ का मंजर होता है, फिर भी पति की सलामती की हर वक्त करती है दुआ। कभी टूट कर बिखर जाती है, कभी सूली पर जल जाती है, कभी कर देती है खुद को आग के हवाले, फिर भी मर्द के तूफान में जीता है आदमी, फिर भी मर्द के शराब पीता है आदमी, मर्द के तूफान में जीता है आदमी, मर्द के तूफान में जीता है आदमी। ऐसा नहीं कि मैं मुस्कुराता नहीं, ऐसा नहीं कि मैं मुस्कुराता नहीं, चेहरा आईना है मेरा, बेवजह किसी को झुकाता नहीं, अब किसी से नजर मिलाता नहीं। ये मत पूछना कि अब क्यों दिल लगाता नहीं,
संभालने वाला ही जब दर्द दे जाए बेवजह अब ऐसे मर्ज पालता नहीं। ये मत पूछना कि अब क्यों दिल लगाता नहीं, ये मत पूछना कि अब क्यों दिल लगाता नहीं, संभालने वाला ही जब दर्द दे जाए बेवजह अब ऐसे मर्ज पालता नहीं। दोस्तों ने पूछा कहीं क्यों सुकून मिलता नहीं, दोस्तों ने पूछा कहीं क्यों सुकून मिलता नहीं, इसी शाम बैठ पुराने लिबास पहनकर खुद कहेगा ये वक्त कुछ दिन क्यों रुकता नहीं। समाज में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहे नामदेव फाउंडेशन बिलासपुर ने रविवार को एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम संत नामदेव भवन, नूतन चौक, सरकंडा, बिलासपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि शहर विधायक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल रहे। नामदेव समाज के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की है। साथ ही समाज के वरिष्ठ जनों और विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके समाज और प्रदेश के विकास में किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करना और उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देना था। मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे कठिन परिश्रम और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। उन्होंने नामदेव फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में सकारात्मक माहौल पैदा करते हैं। और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो, विभिन्न विधाओं में जिसने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, काम करने का काम किया है, उस सम्मान समारोह में हम सब एकत्र हुए हैं। उनके अनुभव आज समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ मेरे उन भाई और बहनों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाकर इस राष्ट्र और इस प्रदेश के विकास के साथ साथ समाज के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान जब आगे आएंगे, शिक्षित होकर देंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके साथ। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह पहल केवल सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं भी लागू की जाएगी। नामदेव फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जाएगा। अध्यक्ष भास्कर राव टोम्पे ने अपने उद्बोधन में कहा कि नामदेव समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। आज जरूरत है कि हम शिक्षा, तकनीक और रोजगार के क्षेत्र में अग्रसर हों। उन्होंने इस तरह के आयोजनों को समय की जरूरत बताया। यहाँ पे बिलासपुर के ये कार्यक्रम में नामदेव समाज के वरिष्ठ लोगों का और विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है और हमने ऐसे ही 17 और 18 जनवरी 2026 में जनवरी महीने में एक संत नामदेव महाराज राष्ट्रीय एकात्मता विश्व महासम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया है, जिसमें 2.5 से 3 लाख लोग पूरे समाज से नागपुर में आएंगे और समाज की एकता बताएंगे। उसमें सभी खापों के, समाज की सभी खापों को, सभी संस्थाओं को एकत्र किया जा रहा है। अभी 8 राज्यों के दौरे हो चुके हैं, अभी और 22 राज्यों में घूमना बाकी है और सबको आप इस माध्यम से मैं बिलासपुर के सभी समाज बंधुओं को ये बोलूँगा कि आप वो कार्यक्रम के लिए, संत नामदेव राष्ट्रीय एकात्मता विश्व महासम्मेलन के लिए आप सभी को, समाज को, सभी परिवारों को वहाँ पे मैं आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद, जय नामदेव। इस मौके पर समाज के बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला शिक्षा अधिकारी DEO पद पर से हटाए गए डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शासन ने उन्हें 10 जुलाई 2025 को DEO पद से हटाकर सहायक संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर में पदस्थ कर दिया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार की बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि तबादला प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित है और इस स्तर पर मेरिट में हस्तक्षेप संभव नहीं है। अनिल तिवारी की ओर से अधिवक्ता अमृत दास ने दलील रखी, जबकि शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता SP काले, जितेंद्र पाल और HK पांडे ने पैरवी की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तिवारी के अभ्यावेदन पर ट्रांसफर कमेटी 3 सप्ताह में निर्णय लेगी। इसके बाद याचिकाकर्ता आगे कानूनी उपाय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। याचिका में अनिल तिवारी ने मांग किया कि वर्तमान DEO विजय तांडे को हटाकर उन्हें पुनः बिलासपुर DEO पद पर पदस्थ किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने तिवारी को पुनः बिलासपुर DEO पदस्थ करने कोई आदेश नहीं दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर ने 7वीं बटालियन CAF भिलाई में नियोता आरक्षक शिव पूजन गर्ग की बर्खास्तगी को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि बर्खास्तगी का आधार पूर्व में लगे दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो तो उसका उल्लेख अंतिम कारण बताओ सूचना शो कॉज नोटिस में किया जाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर यह संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन माना जाएगा। मामला वर्ष 2017 का है, जब आरक्षक शिव पूजन गर्ग पर आरोप लगाया गया था। उन्होंने नशे की हालत में पकड़े गए एक अन्य जवान को मेडिकल जांच से भगाने में मदद की थी। विभागीय जांच के बाद उन्हें 2019 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उनकी अपील व दया याचिका भी खारिज कर दी गई। गर्ग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तर्क दिया कि उनके पुराने दंडों को आधार बनाकर यह सख्त निर्णय लिया गया, जबकि अंतिम नोटिस में उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने इसे अवैध प्रक्रिया बताया। हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए विभागीय कार्रवाई को रद्द कर दिया और विभाग को निर्देश दिया कि वह नया शो कॉज नोटिस जारी कर पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार पुनः आरंभ करे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 21 अगस्त 2025 को नया सप्लीमेंट्री रोस्टर जारी किया गया है, जो 26 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। नए रोस्टर के तहत डिवीजन बेंच द्वितीय की जिम्मेदारी जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल को सौंपी गई है, जो अब मिलकर द्वितीय पीठ में मामलों की सुनवाई करेंगे। वहीं विशेष मामलों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल बेंच की जिम्मेदारी स्वयं मुख्य न्यायाधीश ने संभालने का निर्णय लिया है, जिससे अहम मामलों में न्यायालय की निगरानी और गहनता और अधिक बढ़ेगी। सिंगल बेंच तृतीय की कमान अब जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू को सौंपी गई है, जो एकल पीठ में विभिन्न मामलों की सुनवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त जस्टिस सचिन सिंह राजपूत और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल को भी अलग अलग न्यायिक मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।